बच्चों, YouTube में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन टीचिंग में आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 4 देश के नाम संदेश, उसके बारे में जानकारी मैं कनक थानकी आपको दूंगी। तो देश के नाम संदेश पाठ, तो देश के नाम संदेश में क्या संदेश है, किसने दिया है, क्यों दिया है और किसके लिए है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो पाठ है उसमें एक मित्र है, वो अपने मित्र को पत्र के द्वारा संदेश देना चाहता है। तो आइए देखते हैं पाठ 4 देश के नाम संदेश। पत्र के माध्यम से हम कई सारी सुविधा, आज तो कई सारी सुविधाएं आ गई है, पर पहले पत्र के माध्यम से ही हमें संदेशा व्यवहार हो सकता था। हम दूर बसे संबंधियों को भी पत्र के माध्यम से ही हम समाचार पूछ सकते थे। आज इंटरनेट, कंप्यूटर, ईमेल, मोबाइल, कई सारे साधन आज आ गए हैं, पर पहले के ज़माने में एक पत्र ही था जो एक दूसरे के साथ संदेशा व्यवहार करता था। मित्रों को अपनी बात आसानी से कहने का जरिया एक पत्र ही था। और सरकारी दफ्तरों में आज भी पत्र का महत्व है। चाहे कोई भी काम हो सरकारी दफ्तरों में, तो हम पत्र का ही सहारा लेते हैं। अपनी शिकायत हो, कोई भी महानगर पालिका में हो या कोई भी दफ्तर में हो, तो हमें पत्र के माध्यम से ही उसके साथ हमें सहयोग करना होता है। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जा सकता है, फिर भी पत्र का एक अपना अलग ही महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, क्वेश्चन मार्क करके पूछा था हमें कि क्या हमारे पास देश के लिए 10 मिनट का समय है। ये प्रश्न पूछकर एक ईमेल भेजा था नागरिकों को, सभी देश के नागरिकों को, कि क्या आप देश के लिए 10 मिनट का समय निकाल सकते हैं, और ये ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे और महान वैज्ञानिक भी थे, वो देश की चिंता करते थे और देशवासियों को देश के लिए देश भावना जागृत हो, ऐसा वो चाहते थे। इसीलिए उन्होंने देशवासियों को एक ईमेल भेजा था कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है। तो ये ईमेल यहाँ हमें पढ़ना है कि उस ईमेल में हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने क्या क्या हमें समझाया था और वो हमें क्या संदेश देना चाहते थे। तो यहाँ जो पाठ है उसमें किरण नाम का एक मित्र है, वो अपने हर्ष नाम के मित्र को ये पत्र के द्वारा इस ईमेल की जानकारी देता है, और उस ईमेल में हमें क्या क्या सीख दी है, हमें देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हमें हमारे APJ अब्दुल कलाम, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उसने सिखाया है। तो आइए देखते हैं वो ईमेल और वो पत्र। उसमें सबसे पहले हम पत्र लिखते हैं, तो पत्र लिखने वाले का पता, जो भेज रहा है वो भी लिख रहा है और जिसे भेजना है, दोनों हमें लिखने होते हैं, ताकि कई बार न मिले पत्र तो वापस जिसने लिखा है उस पत्र, उसके एड्रेस पर वो वापस चला जाए। तो यहाँ लिखा है मातृछाया, ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। तो तहसील यानी तालुका, गुजरातीમાં આપણે કહીએ તો એને તાલુકો કહેવાય, એટલે तहसील यानी भाभर नाम का जो तालुका है उसके बारे में ये कहा गया है। दिनांक 24/12/2011 को ये लिखा गया है। प्रिय मित्र हर्ष, जब किसी को हम पत्र लिखते हैं तो संबोधन लिखना होता है। हमसे बड़े हैं तो हमें पूज्य लिखना है, हमसे छोटे हैं और हमारे मित्र है तो प्रिय लिखा जाता है। तो यहाँ मित्र है इसीलिए लिखा गया है प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ भी सकुशल होंगे। ये पत्र लिखने का एक तरीका है कि सबको नमस्ते कहना है और उसके बारे में भी लिखना है कि यहाँ हम कुशल है, सकुशल यानी सभी कुशल है।
तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। जो किरण नाम का एक मित्र है, उसने अब्दुल कलाम का ये ईमेल पढ़ा और उसे लगा कि मुझे ये किसी को भेजना चाहिए, इसीलिए वो अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखकर प्रेषित करना यानी भेज रहा है। प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रेषित करना यानी भेजना। तो किरण नाम का जो मित्र है वो अपने मित्र हर्ष को लिख रहा है और उसे ये लगा कि मैं मेरे मित्र को भी ये ईमेल भेजूं, इसीलिए वो ईमेल के बारे में पत्र में चर्चा कर रहा है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? प्रश्न पूछा है। यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। वो कहते हैं कि जिसकी मर्जी नहीं है, जिसके पास देश के लिए समय नहीं है, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि मर्जी आपकी है, किसी के पर फोर्स नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत ही अच्छी तरह से उसने कह दिया कि मर्जी आपकी, अगर टाइम है तो इसे पढ़िए, वरना आपकी इच्छा, ऐसा कहा है। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं कि हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है, हम लोग आपस में क्या चर्चा करते हैं, देशवासी आपस में क्या क्या चर्चा करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, पर उसके सुझाव के बारे में, उसमें हेल्प करने के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, नुस्ख निकालेंगे, उसमें प्रश्न करेंगे, उसमें क्या क्या कमियां हैं, कमियां तुरंत निकालेंगे। तो उसके बारे में यहाँ झकझोरा है देशवासियों को कि आप ये कहते हैं, वो कहते हैं, यहाँ ये अच्छा नहीं है, वहाँ वो अच्छा नहीं है, पर कभी हमने ये सोचा है कि हमसे ही हम शुरुआत करें कि ऐसा न करें। तो क्या क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं यानी आप कहते हैं, यानी हमारे देश में बसे नागरिक, जो हमारे देश में बसे जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे देश की सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं करती है, कुछ काम की नहीं है, वो कुछ काम कर ही नहीं रही है। फिर आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, कि हमारे कानून में कुछ नहीं है, कानून में जो पुराने पड़ गए हैं, कोई से भी कोई उसमें से गलती निकालता है। फिर आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं कि फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारे ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक पहुंचती ही नहीं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं हम बोलते रहते हैं, पर ऐसा नहीं सोचते कि इसमें हम बदलाव हम ही ला सकते हैं। तो आगे देखते हैं, हम अब्दुल कलाम जी के विचार जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, हम बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। हमें भी मौका मिले ना तो हम भी छोड़ते नहीं, हम भी कहते हैं कि देखो कचरा पड़ा है, रेलवे स्टेशन की गाड़ियाँ लेट आ रही है, बस टाइम पे नहीं आ रही है, हम ये बोलते रहे। बहुत ही सच कहा है अब्दुल कलाम जी ने, जो हमारी समस्या है ना वही यहाँ उजागर की है। आपने इस बारे में क्या किया, हमने क्या किया, वो प्रश्न करते कि हमने कुछ किया इसके बारे में। ये जो सारे प्रश्न हैं हमारे देश में, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी है, वो ऐसा कहते हैं। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दे दीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहे हैं, और उसे अपना नाम दे दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए, यानी कि सोच लो कि आप सिंगापुर जा रहे हो, इंडियन एयरलाइंस है, आप सिंगापुर जा रहे हो, और आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे नागरिक बन जाएंगे दूसरे देश में। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छा कहा है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। तो सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर पे खाते भी नहीं हैं। सिंगापुर पे जाओगे ना तो भारत देश के हो ना तो भी वहाँ सुधर जाएंगे हम, क्योंकि सिंगापुर में है, वहाँ के नियमों का पालन करना है। वहाँ जहाँ तहाँ कोई कूड़ा कचरा फेंकेंगे नहीं। आप सिगरेट पीते हो तो सिगरेट का टुकड़ा भी वहाँ फेंकेंगे नहीं,
क्योंकि वहाँ तो आप अच्छे नागरिक बन गए, सिर्फ हमारे देश में ही नियमों का पालन नहीं करते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होगा, ईर्ष्या होगी। भूमिगत यानी जमीन के रिलेटेड जो नियम है, कानून है, तो संपर्कों पर, तो वहाँ के कायदे कानून बहुत कड़क है। वहाँ दंड भरना पड़ता है। आपने अगर सड़क पर कचरा फेंका तो उसके लिए दंड है, और वहाँ ऐसा कह भी नहीं सकते कि मैं यह दंड नहीं भरूंगा। हम भारत में ही कहते हैं और भरते भी नहीं हैं और छिटक जाते हैं और पल्ला झाड़ देते हैं वहाँ से उन नियमों से। तो ये वहाँ हम कर सकते नहीं हैं। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचड़ रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। वहाँ के आचड़ रोड पर आपको शाम के 5 बजे के बाद और 8 बजे तक आपको वहाँ वाहन चलाना है तो उसका टोल टैक्स आपको 60 रुपये भरना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, यानी भरना पड़ता है। ये वहाँ का नियम है और कड़क रूप से वह नियम का पालन करना ही पड़ता है और हम करते भी हैं। वहाँ सीधी तरीके से नियम का पालन करते हैं। वहाँ कोई हम बहाना नहीं बनाते और जो भी है वो मान लेते हैं। अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। वहाँ पार्किंग के लिए कुछ नियम है, तो समय पर, जो समय है उस समय पर अगर आपने ज़्यादा समय वहाँ वाहन रखा पार्किंग में तो और भुगतान करना पड़ता है, रुपए ज़्यादा देना पड़ता है, यानी टिकट पंच करानी पड़ती है, यानी दूसरी टिकट लेनी पड़ती है। तो वो भी करते हैं, उस नियम का भी वहाँ पालन करते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? हमें प्रश्न पूछा है कि वहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, वहाँ कोई दलीलबाजी नहीं करेंगे कि ये क्यों ऐसा है, पर यहाँ भारत में अगर ऐसा कहा जाए तो हम सीधी तरीके से बात भी नहीं करते और दलील करते हैं और रुपये देने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। ये हमारा रवैया ऐसा होता है। आगे वो कहते हैं कि दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। रमजान का महीना, पवित्र महीना मुस्लिम लोगों का, तो दुबई में रमजान का महीना चल रहा है तो वह सार्वजनिक रूप से, यानी एक साथ मिलकर आप सार्वजनिक रूप से खाना वहाँ खा सकते नहीं है। एक साथ मिलकर वहाँ के रेस्टोरेंट में या सड़कों पर आप खाना खा सकते नहीं है। उस नियम का भी वहाँ पालन करेंगे। दूसरे देश में सभी नियम का पालन हम करेंगे, लेकिन हम भारत में ही नियमों का पालन नहीं करते। फिर कहते कि दुबई में जिहाद में बिना सर ढके बाहर नहीं निकल सकते। सिर पर पल्लू होना चाहिए या सिर पर कुछ भी होना चाहिए बाहर, वरना निकल सकते नहीं। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते। 55 यानी 55 किलोमीटर से ज़्यादा तेज़ गाड़ी वहाँ चला सकते नहीं। अगर उससे ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाई तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। वहाँ वॉशिंगटन में नहीं कह सकते कि ये मेरा पिता है, मैं कमिश्नर का बेटा हूँ या मैं पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा हूँ या मैं नेता का बेटा हूँ। वो वहाँ चलता नहीं है। सिर्फ भारत में ही ये सब चल रहा है और हम करते भी हैं। अक्सर नेताओं के बेटे, इंस्पेक्टर के बेटे तो ये कह ही देते हैं कि मैं इसका बेटा हूँ, मेरे पास से ये आप जानते हो किससे बात कर रहे हो। और वॉशिंगटन में ये आप कर सकते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। यहाँ हम समुद्र तट पर जाते हैं, चौपाटी पे जाते हैं तो मन चाहे वहाँ कचरा फेंक देते हैं, नारियल पानी पीते हैं और नारियल कहीं भी उछाल देते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगर वहाँ जाओ तो वहाँ पे समुद्र तटों पर नारियल उछालने के लिए भी दंड है। हाँ, हवा में नारियल उछालते हो तो भी दंड लगाया जाता है और वहाँ दंड वो भरना ही होता है। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? सड़कों पर
पान की पिचकारी या पान की पीक नहीं मार सकते, क्योंकि दंड बहुत बड़ा होता है। इसीलिए कोई हिम्मत ही नहीं करता सड़कों पर थूकने के लिए। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? हमारे भारत देश में नकली प्रमाण पत्र, जाली प्रमाण पत्र यानी नकली प्रमाण पत्र बहुत ही बीच में चला था कि कोई भी एजुकेशन के लिए आप कोई भी प्रमाण पत्र बिना पढ़े लिखे आपको मिल जाता है, रुपये दे दो और नकली प्रमाण पत्र मिल जाता है। पर नकली बात कभी चलती नहीं, कोई एक न एक दिन पकड़े ही जाते हैं। तो यहाँ भारत देश में थोड़े टाइम चला था, पर आज तो नियम भी कड़क हो गए, या नहीं यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो वहाँ भी बोस्टन में बहुत कड़क नियम है, वहाँ जाली प्रमाण पत्र चल सकता नहीं है। और ये बहुत खराब बाबत है कि हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो भी हमें प्रमाण पत्र मिल जाए, सर्टिफिकेट। प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट ले लो तो रुपये में बिकता है कि इतने रुपये लो और ये प्रमाण पत्र ले जाओ, कितने भी रुपये। जो रुपये वाले लोग हैं ना, यही ये तरीका अपनाते हैं और बड़े बड़े पैसे वालों से ये रिवाज चालू होते हैं और इसका नतीजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। गरीबों के पास एक तो पैसे होते नहीं, वो चतुर होते हैं, पढ़ने में होशियार होते हैं, पर पैसों की कमी के कारण वो आगे बढ़ पाते नहीं हैं। यानी ये जो तरीका है वो नाबूद होना ही चाहिए। आगे वो कहते हैं, डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ, आप ही के बारे में कह रहा हूँ, किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ आपके बारे में, सिर्फ आपको ही कह रहा हूँ। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। क्यों? हम दूसरे देश के नियमों का पालन करते हैं, पर अपने देशों के नियमों का पालन और आदर क्यों नहीं करते? हमसे प्रश्न पूछा है। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं। जैसे ही सिंगापुर से या जैसे ही दूसरे देश से वापस एयरपोर्ट पे भारत देश पे उतरते हैं कि कूड़ा कचरा फेंकने की शुरुआत कर देते हैं। क्यों भाई? दूसरे देश में भी आप ही थे, तो भारत देश में भी आप ही हो, तो क्यों हम कूड़ेदान का सहारा नहीं लेते? क्यों हम कचरा कूड़ेदान में नहीं डालते? ये हमारे दिमाग के लिए एक प्रश्न दिया है अब्दुल कलाम जी ने कि सोचो क्यों ऐसी हमारी मानसिकता है, क्यों हम सुधर नहीं सकते? क्योंकि अभी 1 घंटा ही हुआ है, आपको 1 घंटा भी नहीं है, 10 मिनट से पहले की बात है कि दूसरे देश में आप कितने व्यवस्थित तरीके से, कितने सीधे तरीके से बात मानते थे, और जैसे ही भारत देश में आ गए और कहीं भी कूड़ा फेंक दिया, कहीं भी सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया, कहीं भी कागज़ फेंक दिया। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारी मानसिकता ऐसी है? सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं, हवा में उछालते हैं, कहीं कहीं फेंक देते हैं। यदि आप पराये देश के प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? हाँ, दूसरे देश में प्रशंसनीय, हमारी कोई प्रशंसा करे ऐसे नागरिक बन जाते हैं, जैसे सीधे सरल और नियम मानने वाले दूसरे देश में हम बन सकते हैं, तो हमारे भारत देश में हम क्यों नहीं बन सकते? ऐसा प्रश्न वो पूछते हैं हमसे। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनाईकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों पर घुमाने के लिए ले जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हम अक्सर देखते हैं कि बड़े अमीर लोग कुत्ता पालने का शौक रखते हैं। शौक रखते कोई बात नहीं, पर उसको घुमाने के लिए वो समुद्र तटों पर जाते हैं और कई जगह पर जाते हैं, और उनके कुत्ते जहाँ तहाँ गंदगी फैलाते हैं, सड़कों पर, समुद्र तटों पर। और वही लोग फिर क्या बातें करते हैं कि हमारा देश, हमारे शहर में सफाई नहीं होती, पर आप लोग सफाई रखने में क्या ध्यान रखते हैं? यही बात वो बताते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। जहाँ तहाँ उसके कुत्ते गंदगी बिखेर कर आते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को दोष मढ़ते हैं, प्रशासन को की गलती निकालते हैं कि हमारे प्रशासन वाले, हमारे शासन करने वाले लोग अच्छी तरीके से सफाई करते नहीं है, पर खुद वो ध्यान नहीं रखते कि उसके कुत्ते कहीं गंदगी न फैलाए, उसके लिए सुविधा रखे।
ये अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते वो। आगे वो कहते हैं कि क्या वे उम्मीद करते हैं, वो मालिकों के बारे में, जो अमीर लोग हैं उसके बारे में वो कह रहे हैं कि क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी हमारे जो शहर का हो उसके बारे में, कि कोई एक अधिकारी उसके साथ साथ झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चले और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। वो ऐसा सोचते हैं ना, जब अमीर लोग ये शिकायत करते हैं कि सफाई नहीं रहती, तो अब्दुल कलाम जी ऐसा कहते हैं कि वो क्या ऐसा सोचते हैं कि उनके पीछे कोई एक मजदूर उसके पीछे चले और जब भी उसके कुत्ते हाजत करने के लिए तैयार हो तब कटोरा लेके वो खड़े हो जाए। तो ये मजाक किया है उसके ऊपर। तो ऐसे विचार के बारे में वो एकदम कटुता से कहते हैं। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में क्या नियम है। देखो कि ये बताते हैं कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। जो कुत्ते के मालिक है उसको ही वो गंदगी साफ करनी पड़ती है, कोई और नहीं करेगा। अगर वो नहीं करते तो उसके लिए भी दंड है, अमेरिका और जापान देशों में। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालते हैं, वोटिंग करते हैं ना हम, और वोटिंग करके बहुत महान काम किया है ना, ऐसा हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत महान काम कर दिया है, देश के लिए वोट डाला है। और वोट डालने पर अपनी सारी जिम्मेदारियां हमने सरकार को दे दी, ऐसा हम सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी एक वोट डालकर पूरी हो गई, ऐसा हम सोचते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे सरकार उठाएगी, क्योंकि हमने वोट दिया है। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। बहुत अच्छी बात की है। हम अक्सर एक वोट डाल के निष्फिक्र हो जाते हैं और पढ़े लिखे इंसान को टाइम ही नहीं है सरकार के बारे में सोचने का। हम ही लोग हैं जो देशवासियों को और नेताओं को गलत काम करने से रोक सकते हैं, पर हमें ही चिंता नहीं है देश की, हम ही आवाज़ नहीं उठाते। किसी को टाइम ही नहीं है देश के लिए, क्योंकि सब अपने अपने जीवन में बिजी है, किसी को टाइम ही नहीं है। इसीलिए अब्दुल कलाम जी कहते कि आप देश के लिए समय निकालो। हम सोचते हैं कि सारा काम है वो सरकार करेगी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो रद्दी कागज का टुकड़ा भी कूड़ेदान में डालने की काम नहीं करते, तो देश की जो समस्या है वो क्या सुलझाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हमें उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे साफ सफाई उसमें होती ही है, जब सुबह सुबह जब रेलवे हमें सुविधा में देती है तो सब कुछ साफ सुथरा होता है, पर हम लोग ही है जो इसका ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानते। बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो पानी डाले बिना ही निकल जाते हैं। क्या हम अपने घर में करते हैं ऐसा? नहीं। तो वहाँ क्यों नहीं करते, वहाँ क्यों पानी नहीं डालते, सफाई क्यों नहीं रखते? और रेलवे में मुसाफरी करते हैं या बस में मुसाफरी करते हैं तो कूड़ा कचरा हम वहीं फेंक देते हैं, क्यों नहीं हम कूड़ेदान में नहीं डालते? एक पॉलीथीन में डालकर सब कूड़ा इकट्ठा करके हम कूड़ेदान में भी डाल सकते हैं, पर हम ये करते नहीं है, यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो हमारे में सुधार आना चाहिए। अब तो हमें सुधरना ही होना है, सुधार हमारे में होना ही चाहिए। तो उनका ठीक से इस्तेमाल करना जानते नहीं है। डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रहे। सुलगती समस्या यानी ज्वलंत, यानी जो समस्या बहुत ही जटिल है उस पर भी हम ध्यान नहीं देते, हमारा रवैया ऐसा ही है, हम सुधरते ही नहीं है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना, देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है, ऐसा हम देते हैं। दहेज के विरुद्ध, दहेज यानी क्या कि लड़की
का जब ब्याह होता है तो लड़की के साथ साथ कुछ पैसे, हीरे जवाहरात या गोल्ड वो देना पड़ता है। ये रिवाज बना दिया है हम लोगों ने, बहुत ही खराब प्रथा है ये। चाहे पैसे वालों के घर से ये रिवाज निकलते हैं और गरीब लोगों को ये भुगतान करना पड़ता है। कई जो जातियां हैं उसमें तो ये बहुत बड़ा होता है कि बहुत सारी चीज़ें देने पड़ते हैं। यहाँ मानो कि फ्रिज, टीवी, कार, स्कूटर, ये सब कुछ देना पड़ता है। अगर नहीं देते तो लड़कियों को परेशान किया जाता है, उसको तंग किया जाता है, मानसिक यातनाएं दी जाती है। तो ये तो बहुत ही दूषण है, बहुत बड़ा दूषण है हमारे देश का। इसे दूर करना ही चाहिए। कई जगहों पर ये दूर भी हो गया और इसके लिए कड़क कानून भी बनाए गए हैं, फिर भी चुपके से दे देते हैं और चुपके से ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं। तो हम हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे घर में चर्चा करते हैं कि दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है, और चुपके से हमारे घर में हम ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं। और शादी में भी हम कुछ इसका विरोध करते नहीं हैं और सोचते हैं कि अगर मैं नहीं लूँगा और मैं नहीं दूंगा तो इसमें क्या बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये हमारी सोच है, तो ये सोच को हमें बदलना चाहिए। आगे राष्ट्रपति कहते हैं कि इस संदेश में पूछा है कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। ये जो सारी व्यवस्था है उसको बदलेगा कौन, यह व्यवस्था है किसकी। आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। हम तुरंत ही कह देंगे कि हमारे पड़ोसी है, गांव है, शहर है, आसपास के घर है और सरकार है। और कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। हम कभी अपने पर तो लेते ही नहीं, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। हम अपने बारे में कभी भी नहीं कहेंगे कि इसमें मैं भी शामिल हूँ। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। हम यही सोचते हैं कि कोई आएगा और इसमें जो है वो बदलाव लाएगा, पर हम कभी आगे नहीं आते। हमारे घर को सुरक्षित कवच में, सुरक्षा कवच में बांधने की तैयारी रखते हैं, पर हम कुछ देश के लिए करते नहीं। हम यही सोचते हैं कि कोई आएगा और ये बदलाव लाएगा, तो उसकी शुरुआत हमसे क्यों नहीं हो सकती। हम उसके बदलाव क्यों नहीं ला सकते। छोटी छोटी बातों में हम भी बदलाव ला सकते हैं। जैसे कूड़ा कचरा यहाँ तहाँ नहीं फेंकेंगे, हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे बस स्टेशन, हमारे सड़क पर हम स्वच्छता रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, दंड भरेंगे, अगर गलती की है तो दंड भरेंगे। ऐसे ऐसे काम हैं, हम उसकी शुरुआत हमसे ही कर सकते हैं। हम अपने परिवार की चिंता करते हैं पर देश की नहीं करते हैं। हम दूसरे देशों की बात करते हैं कि दूसरे देशों में ये अच्छा है, दूसरे देशों में ये वो अच्छा है, पर कभी देखा है कि उस देश के नागरिक नियमों का किस तरह से पालन करते हैं, पर हम करते नहीं हैं। अपने जादुई हाथों से कोई चमत्कार करेगा ये सोचते हैं, तो वो जादुई हाथ हमारे क्यों नहीं होते। बहुत तकलीफ हुई तो हम देश छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो हम दूसरे देश में चले जाते हैं कि यहाँ की शिक्षण व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ ये अच्छा नहीं है। ऐसा कर हम दूसरे देश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या पैसे कमाने के लिए हम दूसरे देश में जाते हैं। तो हमारे देश में सुधार हम क्यों नहीं ला सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, कि भारत में भय है कि यहाँ अच्छी कमाई नहीं है, यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं है, तो हम अमेरिका भाग जाएंगे। फिर क्या करेंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, अमेरिका के देश के नियमों का गुणगान करेंगे, वहाँ की अच्छी अच्छी बातों का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, यहाँ की व्यवस्था जो नियम है उसकी भी हम प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करते ही रहेंगे उसकी।
और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा, अमेरिका पर और न्यूयॉर्क पर कुछ असुरक्षा हो जाएगी, कई बार है ना, आज भी अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, दूसरे देश में भाग जाएंगे, उस देश को छोड़कर हम दूसरे देश में चले जाएंगे, और तो इंग्लैंड चले जाएंगे, और इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। ये अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से दूसरे देश, ऐसा हम करते ही रहते हैं। और कोई देश को ही गाली देने को तैयार है, देश को गाली देने के लिए हम अक्सर तैयार हैं कि ये ऐसा है, हमारा देश वैसा है, इस देश में ऐसा कुछ होता नहीं, उस देश में कुछ ऐसा होता नहीं, ऐसा हम कहते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता, कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि मेरे देश के लिए मैं सकारात्मक कार्य करूं, जो अच्छे कार्य करूं उसमें मैं सहयोग दूं, इसके बारे में हम विचार भी नहीं करते। तो ऐसा सोचने के लिए भी वो हमें मजबूर करते हैं। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोरते हैं। वो कहते हैं कि क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दी है, कि हमारी आत्मा हमें झकझोरती नहीं कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं और कितना गलत बोल रहे हैं, तो क्या हमने पैसों के हाथों अपनी आत्मा को बेच दिया है, इसीलिए वो अपनी आत्मा को झकझोरते हैं अपने देश के प्रति काम करने के लिए, और वो श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हैं, हमें अपील करते हैं, आजीजी करते हैं। वो हमें संदेश इसीलिए देते हैं कि हमारे देश के लिए हम कुछ करें, हम कुछ आगे आए। वो इसीलिए वो अपील करते हुए संदेश में उसने कहा है कि अगर आप वाकई इस संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को इस ईमेल को 10 और साथियों को भेजिए, या ईमेल से न भेजे तो कोई बात नहीं, अपने 10 साथियों को, अपने 10 पड़ोसियों को या 10 किसी और व्यक्ति को ये विचार वहाँ तक पहुँचाए। अब्दुल कलाम जी के विचार हमें घर घर पहुँचाने हैं। अब अब्दुल कलाम जी के विचार से ही हमारा देश आगे आ सकता है। तो इसके संदेश को हम बार बार पढ़ें और बार बार सबको ये संदेश भेजें, तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है अपने देश के प्रति। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और जो महान वैज्ञानिक थे उनके अच्छे विचारों को हमें आगे फैलाना चाहिए। तो बच्चों, ये विचार हमें सभी को फैलाना है, किसी अपने मित्र को, अपने पड़ोसियों को, 100 लोगों को फैलाएं, तो वो 100 लोग किसी और को फैलाएंगे तो कम से कम कुछ 10 व्यक्ति तो जागेंगे। तो आज से प्रण करें कि हम हमारे देश के नियमों का मान करेंगे, पालन करेंगे और हम अपने देश को आगे लाएंगे। तो हमसे ही शुरुआत हमें करनी है। तो बच्चों, आप तो हमारे देश के भविष्य हो, तो आप सुधर जाओ, आप ये शुरुआत करो तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो मैं ये चाहती हूँ और मैं ये आशा रखती हूँ कि अब्दुल कलाम जी के इस संदेश को हम सभी में फैलाए और सब इसका पालन करें। आगे वो ये पत्र लिखा है, इसीलिए पत्र के अंत में वो जो मित्र है वो अपने मित्र को कहता है कि परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो यहाँ जो किरण नाम का जो मित्र है उसने जो ये पत्र लिखा है बहुत अच्छा है। उसने जो ये संदेश पढ़ा और जाना तो उसने अपने मित्र को ये पत्र के द्वारा उसे भेजा। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने ये जाना और अगर हमारी आत्मा जाग गई है, हमें कुछ असर हुआ है, तो हमें भी इसका पालन करना चाहिए और सभी लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए। बराबर। तो यहाँ ये जो पाठ का पठन था वो पूरा हुआ। आगे हम उनके शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ में हम देखते हैं तो पहला है वाकई। वाकई यानी यथार्थ। अगर यथार्थ भी समझ में न आए तो हकीकत में, गुजराती में हम कहते कि असल में, वास्तविकता में, तो यहाँ हकीकत में। रस यानी ईर्षा। रवैया यानी परिपाटी, तकरीबन, प्रायः या लगभग ही भी कह सकते हैं।
पुर्जे यानी मशीन के अंश, मशीन के भाग, स्पेयर पार्ट जो हम कहते हैं वह। मिसाल यानी उदाहरण, हिमाकत यानी मूर्खता या बेवकूफ़ी, झकझोरना यानी झटका देना या झंझोरना। आइए बच्चों, इस पाठ का अभ्यास और स्वाध्याय के कुछ प्रश्न देखते हैं। तो अभ्यास में देखते हैं, तो पहला प्रश्न है कि यह पत्र किसने किसको लिखा है। तो इसमें आपने जाना कि पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाले का पता क्या है, तो जो पता दिया है वो हमें बोलना है कि जो जिला, तहसील, सब कुछ हमें लिखना है कि मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, और बस इतना तक हमें दिनांक लिखना नहीं है। बराबर, इस तरह अगर ये प्रश्न पूछे जाए तो आप लिख सकते हैं। आगे के प्रश्न देखें तो पत्र में क्या वर्णन किया गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पत्र में अब्दुल कलाम जी ने देश के नाम संदेश जो दिया है उसका वर्णन किया गया है। आगे के पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या लिखा है कि क्या कहा है, तो अंत में क्या कहा था, किरण ने परिवारजनों को प्रणाम कहा था। तो पूरा जवाब इस तरह लिख सकते हैं कि पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा था। बराबर, कहा है जो प्रश्न में हो उसी तरह में लिखना है। तो आगे हम प्रश्न तीसरा देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। हमें जो शब्द है ना वो उलट पुलट कर दिए हैं, उसको ठीक करके पूरा अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। देखो, ऐसे ही शब्द जैसे तैसे रख दे तो उसका कोई अर्थ निकलता नहीं। जैसे यहाँ दिया है मैं सफाई खुदाई है, तो खुदाई में ही सफाई है। मेरा महान भारत, तो मेरा भारत महान। ये अलग अलग रखे तो कुछ अर्थपूर्ण वाक्य बनता नहीं है, पर ठीक से लिखे तो ही उसका अर्थ निकलता है। लेना और दहेज पाप देना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दहेज लेना और देना पाप है, ऐसा वाक्य अर्थपूर्ण बनेगा। आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। बराबर, इसी तरह हमें अगर कोई दूसरा वाक्य आए तो भी अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। आगे हमें यहाँ आपको कहा गया है कि ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो आपको अपने मित्रों के साथ ऐसी चर्चा करनी चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या बाधा रूप है और उसका हम अगर सॉल्यूशन करना है, उसका समाधान करना है तो क्या कर सकते हैं। फिर प्रश्न 5 में कहा गया कि दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए कि दहेज हमारे देश का एक दूषण है, इस पर हमें अपना मत देना है। तो हमें कहना है कि हाँ, ये हमारे देश के लिए एक महान दूषण है, हमें इसे दूर करना ही चाहिए। आगे कहाँ है क्वेश्चन 6 में कि हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। तो आपको अपने विचार बताने के लिए कहा है कि हम अपने देश में आदर्श नागरिक बन सकते हैं कि नहीं, कर्तव्य का पालन कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आपको अपने बारे में सोचना है कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं। इसके लिए आपको पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 24 पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि पत्र लिखना है तो किस तरह आप लिख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं स्वाध्याय में जो प्रश्न 3 है। तो यहाँ देखते हैं कि उसमें कहाँ है कि निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। तो हमने आगे के चैप्टर में काल के प्रकार भी सीखे थे कि काल के जो जिस वाक्य से हमें पता चले कि ये क्रिया कब हो रही है, पहले हो गई है या होने वाली है या हो गई है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमें काल के प्रकार दिए गए थे कि काल के 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो यहाँ हमें वाक्यों से काल पहचानना है। तो पहला वाक्य दिया था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो अभी क्रिया
हो रही है खेलने की, यानी वर्तमान काल में क्रिया हो रही है कि अभी अभी हो रही है, इसीलिए कहेंगे उसे वर्तमान काल। फिर मैं कल अंबाजी गया था, तो ये क्रिया पहले हो गई है यानी भूतकाल, यानी पहले हो गया है यानी भूतकाल। इसके बाद कोई गाना गा रहा है, तो अभी गा रहा है, क्रिया चालू है, इसीलिए वर्तमान काल। इसके आगे है आज ठंड ज्यादा होगी, ये होगी, हो गई है नहीं कि अभी चल नहीं रही है, पर होगी ऐसा भविष्य बताया है यानी भविष्य काल। फिर कहा गया है कि कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो वर्तमान काल क्रिया हो रही है। फिर परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई, पहले हो गई है, तो पहले क्रिया हो गई है, इसीलिए भूतकाल। और कुछ आगे हमें प्रश्न 4 में दिया है कि काल परिवर्तन कीजिए। जो वर्तमान काल है तो जो हमें सूचना दी है वही हमें बनाना है। तो आगे वाक्य दिया है कि मैं बाजार गया, तो उसका भविष्य काल बनाना है। तो हम क्या बना सकेंगे कि मैं बाजार जाऊंगा, तो ये हो सकता है। फिर दूसरा है कि मंदिर में पूजा होगी, तो इसका भूतकाल बनाना है कि मंदिर में पूजा हुई थी, था, थी, ये सब भूतकाल में आता है, हूँ, ये सभी वर्तमान काल में। जाऊंगा, आऊंगा, करूंगा, ये सभी भविष्य काल में शब्द उपयोग में लिए जाते हैं। आगे है शिमला में हिम वर्षा हुई, तो उसका भविष्य काल बनाना है कि शिमला में हिम वर्षा होगी। आगे है मैंने पढ़ाई की, तो उसका वर्तमान काल करना है कि वर्तमान काल में क्रिया हो रही, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा वाक्य वर्तमान काल में आ सकता है। अब भाषा सज्जता, तो भाषा सज्जता में कुछ कहावतें दी गई है जो लोकोक्तियों में भी, लोकोक्ति भी कहा जाता है कहावत को। जो कहावत कैसे बनती है, तो आगे के ज़माने में बोलते बोलते वो शब्द रूढ़ हो गए हैं और उनका दूसरा अर्थ भी निकलता है, तब वो कहावत कही जाती है। तो कुछ कहावतें हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती, एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते। तो यहाँ कह सकते हैं कि यदि 2 महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति ही रहेगी, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। दूसरी है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक मेहनत लाभ कम, बहुत मेहनत करने पर भी लाभ अधिक न हो, तब ये कहावत हमें यहाँ लागू होती है। ज़्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र ही मुनाफा हुआ। तो यहाँ कह सकते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही जीत होती है, हमेशा शक्तिशाली होते हैं उनकी जीत होती है। सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ हमें अर्थ दिए गए थे और अब हमें जो कहावत दी गई है उसका अर्थ हमें खोजना है। तो उपयुक्त अभ्यास के आधार पर निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में समझाइए कि चांद पर थूका मुंह पर गिरा। तो किसी सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। जैसे कि गांधी जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दे तो कोई मानेगा नहीं, सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बोलना, कुछ कर पाते नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करना, यानी अपनी योग्यता से अधिक हम बात करते हैं। जैसे कुछ कमज़ोर व्यक्ति हो और कहते हैं मैं तो ये बड़ा सा बड़ा बोझ उठा सकता हूँ, तो अपनी योग्यता से उसने बढ़कर बात की, यानी छोटा मुंह बड़ी बात। दूर के ढोल सुहावने, दूर की हर चीज़ अच्छी लगती है। हमें दूर से जो पहाड़ है वो भी नज़दीक हो ऐसा लगता है, ऐसा हमें लगता है कि ये तो मैं अभी चढ़ जाऊंगा, पर पास जाओ तब पता चलता है, तब हम कह सकते हैं कि दूर के ढोल सुहावने। फिर आगे है दोनों हाथों में लड्डू, दोनों तरफ से लाभ होना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कार्य हो, चाहे हो या न हो,
तो हमें दोनों तरफ से लाभ होता है, तब हम कह सकते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू। लास्ट है सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, बिना हानि उठाए काम बन जाना। अपनी बात हमें किसी व्यक्ति को कहनी है तो हमारा नुकसान भी न हो और बात ठीक से हम कह दे, तब ये कह सकते हैं कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो ये हमारा पाठ 4 यहाँ पूरा होता है। आशा है समझ में आ गया होगा। आभार।